नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे, ईश्वर की कृपा से। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है कि मैं वेगन क्यों हूँ? कुछ लोग एक्चुअली काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं वेगन क्यों हूँ? मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, तो मैं अचानक से वेगन क्यों बना? वेगन मतलब शुद्ध शाकाहारी, जो डेयरी प्रोडक्ट भी कंज़्यूम नहीं करता। यानी कि दूध भी नहीं पीता या दूध का बना हुआ कोई भी सामान नहीं खाता। तो मैं वेगन क्यों बना? मैं वेगन क्यों हूँ? आज का यही टॉपिक है और आज इसी पे बात करेंगे। और कुछ लोगों के सवाल होंगे, वो लोग तो ख़ैर यहाँ पे हैं नहीं, तो उन लोगों का मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं पहले आपको पढ़ के सुनाऊँगा और उसका मैं जवाब दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला सवाल है लोगों का, वो ये है कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, तो हम जब शाकाहार करते हैं तो उनको भी तो दर्द होता होगा। ओके, तो इसका इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि पेड़ पौधों में रिएक्ट करने की क्षमता तो होती ही है। जैसे कि हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, अ, किसी भी कोई भी चोट लगने पर हम लोग जैसे कि अचानक से रिएक्ट करते हैं, वैसे वो लोग भी रिएक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट द्वारा ये बात सिद्ध भी करी गई थी। लेकिन पेन फील करने के लिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। हमारे अंदर भी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके वजह से हमें पेन फील होता है। जब हमें कोई मारता है या कभी हमें चोट लगती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा वो चोट का जो दर्द है, वो उस नर्वस सिस्टम से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जिसके वजह से हमें दर्द महसूस होता है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही उन पेड़ पौधों के पास नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बात। पहली बात मैंने क्या बोली कि रिएक्ट करने की क्षमता होती है, सही बात है, लेकिन पेन फील करने के लिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए, वो उन लोगों के पास नहीं है। देखिए दोस्त, किसी भी जीव को मारना निश्चित रूप से हिंसा है, लेकिन एक फुल्ली कॉन्शियस और एक फुल्ली अनकॉन्शियस में फ़र्क होता है। मतलब कि एक वो जिसके पास चेतना है और एक वो जिसके पास चेतना का जो स्तर है, वो लगभग ना के बराबर है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। किसी भी जीव को मारना निश्चित रूप से हिंसा है, लेकिन एक फुल्ली कॉन्शियस बीइंग और एक फुल्ली अनकॉन्शियस बीइंग में फ़र्क होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जो जितने ज़्यादा उच्च स्तर के चेतना का प्राणी हो जाता है, वो उतना ही ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है प्रकृति के लिए। आप एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दें, वो हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन आप एक मनुष्य के, एक इंसान के 2 टुकड़े कर दें, वो हिंसा कहलाएगी। है कि नहीं? आपने एक कॉन्शियस बीइंग को नष्ट कर दिया, तो वो हिंसा कहलाएगी। हर वो काम जिससे इंसान की चेतना नीचे गिरती है, वो हिंसा है। जैसे क्रोध में, लालच में, वासना में, ईर्ष्या में इंसान की चेतना नीचे गिरती है, तो वो हिंसा कहलाएगी। इसी सिद्धांत के आधार पर किसी पेड़ पौधे को मार देना निश्चित रूप से हिंसा है, लेकिन छोटी हिंसा है। लेकिन एक पशु की हत्या कर देना बहुत बड़ी हिंसा है। समझ रहे हैं आप? देखिए, पौधे को मारना आपकी मजबूरी है, क्योंकि जब आपके पास कोई विकल्प हो और फिर भी आप गलत विकल्प चुने, तो वो हिंसा है। लेकिन जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो वो हिंसा नहीं है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि
पेड़ पौधों को लेकर ही सवाल उठाया जा रहा है, तो मर तो छोटे छोटे जीव जंतु तब भी जाते हैं जब हम सांस लेते हैं या चलते हैं। हवा में जो जीवाणु होते हैं वो, और जमीन पर जो कीट पतंग या चींटियां होती है वो। मर तो वो तभी जाते हैं जब हम लोग चलते हैं या सांस लेते हैं। तो क्या वो हिंसा है? हमने तो जानबूझकर तो नहीं किया ना, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो क्या वो हिंसा है? वो हिंसा नहीं है। दोस्तों, मेरे पहले सवाल का जो मैंने जवाब बहुत ही आशा करता हूँ कि अच्छे से मैंने दिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा लॉजिक। तो लोगों का जो दूसरा सवाल है यहाँ पे वो ये है कि क्या गलती से भी किसी पशु की हत्या अगर हो जाती है तो क्या वो हिंसा या पाप कहलाएगी? ये दोस्तों, ये कहीं से हिंसा नहीं कहलाएगी या ये कोई पाप भी नहीं है। मान लीजिए आप सो रहे थे और सोते वक्त, करवट लेते वक्त आपके बदन के नीचे एक मच्छर आके मर गया, तो वो आपने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया, तो वो हिंसा नहीं है या कोई पाप नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल जो लोग मुझसे करते हैं कि मांसाहारी कहते हैं कि मैं जब मांसाहार करता हूं तो मैं तो सिर्फ एक जानवर को मार रहा हूं, लेकिन तुम जब शाकाहार करते हो तो तुम न जाने कितने सारे जीवों को मार देते हो अपने फसल को उगाने के लिए। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन फिर समझो मेरी बात को। मैं शाकाहारी आदमी हूं, मैंने मिट्टी से 1 केजी अन्न उगाया अपने लिए और खा लिया, और उस 1 केजी अन्न को उगाने के दौरान मैंने मिट्टी के 10 जीव मार दिए। ठीक, आप मांसाहारी आदमी और आपको चाहिए 1 केजी बकरे का मांस, और उस बकरे का जो मांस है उसको पैदा करने के लिए कितने किलो अन्न की आवश्यकता होगी? 15 से 20 किलो। मैंने 1 केजी अन्न खाया था तो 10 जीव मरे थे। आप खा रहे हैं बकरे का मांस 1 केजी, ठीक है, और उस 1 केजी मांस को पैदा करने के लिए 15 से 20 किलो अन्न की आवश्यकता होगी। उस 15 से 20 केजी अन्न को उगाने के लिए कितने जीव मर रहे हैं? 200। और जो बकरा आप खा रहे हैं वो अलग, 201 जीव आप मार रहे हो, क्योंकि बकरे को भी तो अन्न चाहिए होगा ना। बकरे का आप मांस डायरेक्ट थोड़ी खा लेंगे, उसको भी तो पहले खिला खिला के बड़ा किया जाता है, तो उसको 15 से 20 केजी अन्न की आवश्यकता होती है, और उस अन्न को उगाने के लिए जो आप जीव मार रहे हैं वो अलग। तो 201 जीव आप मार रहे हैं। वो जो 1 केजी मांस है आप जो खा रहे हैं, वो जो 1 केजी बकरे का मांस, उसको पैदा करने के लिए सैकड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 20 से 40 केजी अन्न की आवश्यकता होती है, लैंड की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, केमिकल्स की आवश्यकता होती है। एक मांस को पैदा करना अपने आप में एक बहुत ही महंगा, बहुत बड़ा महंगा सौदा है। उसमें नेचर के सारे रिसोर्सेस लग जाते हैं। दोस्तों, मुझसे जो अगला सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि मांस को तो हमारा शरीर पचा लेता है, तो वो गलत कैसे होगी? तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप तो, या इंसान तो चोरी का खाना भी पचा लेता है, तो क्या वो गलत नहीं है? एक जानवर जब ये तर्क देता है तो समझ में आता है, लेकिन आप तो इंसान हो, आप चेतना के जीव। एक जानवर और एक इंसान में, मनुष्य में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है बात जब चेतना की आती है। मान लीजिए गधा है, वो सड़क पर बैठा है
और आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? गधा बैठा हुआ है, आप उसके बगल से गाड़ी को निकाल लोगे। अब वहीं पर आप क्या ये तर्क दोगे कि वो तो गधा है, वो सड़क पर बैठा हुआ है, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? अगर आप ये तर्क दे रहे हो तो आप गधे से भी बढ़कर गधे हो। ये जो मांसाहार के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, ये गधों से भी बढ़कर वाले तर्क हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला सवाल है वो ये है कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारे दांतों को देखो, हमारी आंतों को देखो, वो तो जानवर फाड़ने के लिए बने हैं ना। ये जो तर्क है ये एक चेतनाहीन पशु का तर्क है। आप एक चैतन्य जीव। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि कुछ काम है जो आप नहीं कर सकते, जो करना बिल्कुल मना है, पाप है। एक शेर अगर किसी जानवर को मार के खा रहा है तो ये उसके लिए कोई गलती की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन एक इंसान, एक फुल्ली कॉन्शियस बीइंग, चेतनाहीन पशु नहीं बल्कि चेतना से फुलफिल्ड किया हुआ एक इंसान अगर किसी जानवर को मार के खाता है तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी पाप की बात है, बहुत बड़ी गलती की बात है। अच्छा, और एक बात, आप अगर जानवरों से खुद को कंपेयर कर ही रहे हो तो आप सीमेंट के घर में क्यों रहते हो? आप जंगल में क्यों नहीं रहते? शेर तो मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता, आप क्यों मोबाइल इस्तेमाल करते हो? शेर तो शादी भी नहीं करता, आज एक शेरनी के साथ तो कल दूसरी शेरनी के साथ। आप शादी क्यों करते हो? शेर तो चड्डी भी नहीं पहनता, आप क्यों चड्डीबाजी करते हो फिर? शेर तो दांत भी नहीं मांजता, आप क्यों दांत मांजते हो? तो ये सब जो तर्क हैं ये बेकार के तर्क। देखिए, जंगल में इंसानों के द्वारा बनाई गई नियम नहीं चलती। आप जंगल से कई 100 साल पहले बाहर आ गए हो, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। जंगल में इंसानों द्वारा बनाई गई किसी तरीके का नियमों का पालन नहीं होता, तो आप जंगल में बनाए हुए नियमों का पालन क्यों नहीं करते? आप क्यों अपने द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हो? जंगल में किसी तरीके का धर्मों का पालन नहीं होता, आप क्यों तब 10 तरीके के धर्मों का पालन करते हो? तो इन सब फालतू के बातों का दुहाई मत दिया करो। अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे तो हमें विटामिन B12 कैसे मिलेगा? तुमको B12 चाहिए इसलिए तुम बाजार जाकर मांस खरीदते हो। तुमको अगर B12 ही खाना है तो तुम डायरेक्ट B12 का सप्लीमेंट आता है, विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी मिलता है मार्केट में, तो वो खरीद लो ना डायरेक्ट। और मांस की अपेक्षा बहुत ही सस्ता मिलता है। ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड विटामिन B12 मिलेगा तुमको, उसमें किसी जानवर की हानि नहीं करी गई होगी, वो खरीद लो। वो मांस की अपेक्षा बहुत सस्ता मिलता है और मांस में तुमको कितना ही B12 मिल जाएगा। इतना मांस खाओगे तो इतना B12 मिलेगा। तुम डायरेक्ट B12 का सप्लीमेंट कंज्यूम करोगे तो तुमको ढेर सारा B12 मिलेगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर सब शाकाहारी हो गए तो पृथ्वी पर तो एक भी पेड़ नहीं बचेगा। एक मांसाहारी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए 50 गुना पेड़ की जरूरत होती है, वहीं एक शाकाहारी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक पेड़ को काटना पड़ता है। क्योंकि मांस आता है कहाँ से? अन्य ग्रेन्स, घास से आता है, और वो घास कहाँ से आता है? खेत से। और वो खेत कहाँ से आता है? उस खेत के लिए जंगल काटना पड़ता है। तो ये सब जो तर्क है पागलपन वाला तर्क है। शायद मांसाहारियों को ये बात पता भी नहीं है कि उन लोगों को जिंदा रखने के लिए 70% खेती की जाती है।
70% खेती मांसाहारियों के लिए हो रही है। एक मांसाहारी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए एक शाकाहारी व्यक्ति की अपेक्षा 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए होता है। कितनी मेहनत, कितना खर्चा लगता है एक मांसाहारी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए होता है मांस को पैदा करने में। और उसने जो फसल खाई है, उस फसल को उगाने के लिए अलग पानी लगता है। 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं, वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन द्वारा बताई गई। मांसाहार लोग अगर वेगन डाइट फॉलो करना शुरू कर दें मेरी तरह, या वो उन तमाम वेगन्स की तरह जो मेरे जैसा सोच रखकर वेगन बने, और जो पहले से ही वेगन हैं उनको तो बहुत बहुत मतलब कि धन्यवाद, उन्होंने प्रकृति की बहुत ही रक्षा की बचपन से ही। तो मैं बोल रहा था कि मांसाहार लोग अगर वेगन डाइट फॉलो करना शुरू कर दें तो 81 लाख मौतें प्रतिवर्ष कम हो जाएंगी। 81 लाख डेथ प्रतिवर्ष कम हो जाएंगी। प्रतिवर्ष दुनिया के जीडीपी का 11 से 14% सालाना कम होना शुरू हो चुका है क्लाइमेट चेंज के कारण। प्रतिवर्ष 11 से 14% दुनिया के जीडीपी का सालाना कम होना शुरू हो चुका है क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा नंबर 2 का कारण है मांसाहार। समझ रहे हैं आप? $300 बिलियन के लगभग प्रतिवर्ष का घाटा हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बिन मौसम बरसात का होना, बरसात के मौसम में गर्मी का लगना, ऐसा बोलते हो ना, इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। और ये बात आपको कोई मीडिया वाला या कोई सरकार आपको नहीं बताएगा, आपके सामने नहीं लाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़े स्वार्थी है खुद। आज जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है, और ये बात भी हमें भारतवासियों से नहीं पता चल रही है, ये बात भी हमें अमेरिका और यूरोप वाले बता रहे हैं। भारत के लोग इन सब बातों को छिपा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? भारत के लोग इन सब बातों को आपके सामने नहीं ला रहे। अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं किस हद तक गिरेंगे हम भारतवासी। ये सब बातें हमें अमेरिका और यूरोप से पता चल रही है। 2050 से प्रतिवर्ष 23 ट्रिलियन डॉलर का घाटा होगा। 2050 से 23 ट्रिलियन डॉलर का घाटा होगा जीडीपी को प्रतिवर्ष। ये बात लिख लीजिए। और इसका सबसे बड़ा कारण होगा मांसाहार। अगला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज तो इससे भी पहले हुआ है, ये पहली बार तो नहीं हो रहा ना। पहले जब भी हुआ है इंसान के कारण नहीं हुआ है। इस बार वो कहलाता है AGW, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इंसान के कारण होने वाली। पहले 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पृथ्वी से। जीवन पूरा का पूरा नष्ट हो गया है इन्हीं सब कारणों के चलते। ये 6वीं बार चल रही है, ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और इसका कारण क्या है? पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ जाना। इन गैसों के बढ़ने के कारण ही 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। जीवन पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है 5 बार। ये 6वीं बार चल रहा है।
इसमें बस अलग बात क्या है कि ये प्रकृति के कारण नहीं हो रहा है, ये कुछ तमाम इंसानों के कारण होने जा रहा है। अब तुम पूछ रहे हो कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, क्या ही हो जाएगा। इट्स माई लाइफ माई चॉइस, यही ना। तो फर्क बस इतना है कि इस बार घर भी तुम्हारा और सर भी तुम्हारा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो के आखिर में आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जो लोग मांसाहार कंज्यूम करते हैं उन सभी से मैं बस हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि आप लोग वेगन डाइट फॉलो करें, शुद्ध शाकाहार जो क्रुएल्टी से भी ना आता हो। मैं डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करता, दूध भी नहीं पीता, दूध से बना हुआ कोई भी सामान नहीं खाता। इसका कारण क्या है कि वो क्रुएल्टी से आता है। गायों का, भैंसों का शोषण किया जाता है। आप लोगों को लगता होगा उनको बड़े प्यार से रखा जाता है, उनका केयर किया जाता है। वो द्वापर युग तक होता था जब तक श्री कृष्ण जिंदा थे। उनकी मृत्यु के बाद अब वैसे इंसान नहीं बचे। जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे तब तक भी इंसान अपनी हैवानियत पे नहीं आया था पूरे तरीके से। अब श्री कृष्ण जैसे और श्री राम जैसे लोग पृथ्वी पर जिंदा नहीं है। अब ये हम सबकी खुद की जिम्मेदारी है कि हम समझें, हम सच्चाई तक पहुंचे खुद। आप जिसका दूध पी रहे हैं वो दूध क्रुएल्टी से आता है, शोषण से आता है। गायों को प्रेग्नेंट ये सब करके नहीं करवाया जाता, इंजेक्शन लगा के उनको प्रेग्नेंट कराया जाता है। दूध निकाला जाता है, अगर गाय या भैंस दूध नहीं देती तो उनके हाथ या पैर बांध दिए जाते हैं, उनको कोड़े मारे जाते हैं। ये सब आपको कोई दिखाएगा नहीं। अगर आप दिन से रात खड़े भी हो जाएंगे ना तो आपकी आंखों के सामने ये सब नहीं होगा। आपको शायद पूरे साल भर किसी खटाल में रहना पड़े। खटाल मतलब कि वो जहां पे गाय भैंस रहते हैं, तब जाके शायद आपको पता चलेगा 1 साल रहने के बाद कि कितना क्रुएल्टी से हमारे पास दूध पहुंचता है। तो मैं हाथ जोड़कर फिर से यही बोलूंगा कि आप सब इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में आया है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, आपके भेजे में घुस रहा है, तो आप वेगन डाइट फॉलो करना शुरू कर दें। इससे प्रकृति को भी लाभ पहुंचेगा, आपको भी लाभ पहुंचेगा, सभी सुरक्षित रहेंगे, सभी प्यार से रहेंगे। ईश्वर ने जैसे ये दुनिया बनाई है वैसे ही रहेगा ये। शुद्ध शाकाहार बने। और ये वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक, कमेंट, शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस से आप परिचित रहें, अपडेट रहें। ये सारी खबर तो आपको मीडिया वाले नहीं देंगे और सरकार भी नहीं देगी, तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस अपने सोच को बदलें, वेगन डाइट फॉलो करें। जय भारत दोस्तों।